मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए शेषनाथ पांडे जी की किताब इलाहाबाद भी की एक समीक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे राजीव कुमार ने लिखा है। विडंबनात्मक वर्तमान की कहानियाँ। मानवीय समाज की ये विडंबना रही है कि एक ओर इसने विकास और सुविधाओं की तमाम मीनारें खड़ी की हैं, तो दूसरी ओर इसमें नफरत, फरेब, विभाजन, लालसा आदि के तमाम गर्त भी बनते और गहराते गए। मानवीय जीवन की तमाम कोमल भावनाएं इन गर्तों में डूबती चली गईं। शेषनाथ पांडे की कहानी संग्रह इलाहाबाद भी की मूल चिंता मानवीय जीवन की इन्हीं कोमलताओं के डूबने एवं क्षतिग्रस्त होने की है। संग्रह की एकाधिक कहानियों में प्रेम का टटकापन एवं रोमान है। संग्रह की एकाधिक कहानियों में प्रेम का टटकापन एवं रोमान है, लेकिन उसके आवेग को जाति, विकृत लालसा, अवसरहीनता जैसी प्रतिकूलताएं नष्ट किए दे रही हैं। इलाहाबाद भी संग्रह की सबसे लंबी एवं महत्वाकांक्षी कहानी है। एक ओर इसमें जातिगत टकराव का दंश है, तो दूसरी ओर दैहिक शोषण के षड्यंत्र में लड़की के फंस जाने से प्रेम को लगा आघात है। एक ऐसी जिंदगी जिससे प्रेम की अनंत संभावनाएं हो सकती थी, वो विद्रुपता के इन दो ध्रुवों से टकराकर कुंठित ठहराव में बदल जाता है। नायक जीवन के साथ नथित विकृति स्मृतियों से बाहर निकलना चाहता है, पर विकृत स्मृतियों की तिक्तता पुनः पुनः अवसाद बनकर उस पर छा जाता है। उसका जीवन इसी में डूबता उतराता रहता है। जातीय भेदभाव, उसके टकराव, उसकी लड़ाइयाँ और इन सबके प्रचंड होने पर घटने वाला नरसंहार बिहार के एक बड़े भूभाग के इतिहास पर न मिटाया जा सकने वाला कलंक है। इन नरसंहारों की आवृत्ति के बीच इस भूभाग का आदमी मनुष्य से जाति में अवमूल्यित हो गया है। टकराव, घात प्रतिघात दोनों ओर से हुए और उनके अंदर पुनः प्रतिघात की श्रृंखला बन गई। ये सब इतना व्यापक, इतना तीक्ष्ण और विभाजक था कि इसने जीवन की सुंदरताओं, संभावनाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। कहानी में शिरीष भूमिहार जाति का है, जिसके जीवन में जातीय हत्या का निजी दंश है। वो निरंतर दंश की मनोदशा में रहता है। उसके माँ एवं भाई की हत्या भूमिहार के रूप में हुई है। हालांकि कहानी में इस संदर्भ का संपूर्ण आयाम प्रकट नहीं, पर शिरीष के मनोमस्तिष्क में व्यापक रूप से मौजूद है। उसका परिवार किन परिस्थितियों में जघन्यता का शिकार हुआ, पूरे मामले में परिवार की गतिविधियां कैसी थी। शिरीष खुद को विक्टिम के रूप में देखता है, जिसके पीछे कितना मुकम्मल तर्क है। इन बिंदुओं को इस कहानी में पाठक के कयास पर छोड़ दिया गया है। वैसे इस विक्टिम कार्ड के खेल को कहानीकार ने द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत किया है। शिरीष अगर विक्टिम की मनोदशा से बदमूल है, तो उसका बड़ा भाई इस खून खराबे, झूठे हर्ष एवं प्रतिहिंसा की भावना से बाहर ही रहना चाहता है। वो शिरीष के झूठे दर्प और विक्टिम मनोदशा की व्यर्थता को स्पष्ट करते हुए कहता है, इसकी सारी पढ़ाई बदले की भावना से भरी हुई है। जाकर इनका अलमारी देख लो, भूमिहारों का इतिहास पढ़ रहा है। आज भी भूमिहार की मीटिंग में गया था। माँ और भाई को इसलिए याद नहीं कर रहा है कि वे इसे याद आ रहे हैं, इसलिए कर रहा है कि इतिहास पढ़ रहा है। जिस ज़मीन की लड़ाई में उलझना चाहता है, उसमें बहुत घालमेल है और ये अच्छे से जानता है। इस प्रकार पासिंग रिमार्क में ही सही, इस बिंदु पर यह कहानी भूमि व्यवस्था के ऐतिहासिक विरोधाभास की ओर इशारा भी करती है, लेकिन कहानीकार ने इस कहानी को मूल रूप से प्रेम कहानी के रूप में गढ़ा है। इस विरोधाभास को भी नायक की मनोदशा के उद्योग के विभिन्न आयाम के इंगित के रूप में ही लिया गया है। कहानी में शिरीष को दंश और कटुता से बाहर निकालने के लिए इलाहाबाद भेज दिया जाता है, लेकिन ये कोई पलायन नहीं है। कहानीकार ने यहाँ आधुनिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, जो कहानी में नायक के बड़े भाई के माध्यम से अव्यक्त आता है। ये अपने आप को पहचाने, भूमिहारों का इसने ठेका तो नहीं ले रखा। हमारे लिए, सबके लिए यही अच्छा है कि जो हासिल करना है पढ़कर ही करना है। कहानी में जातिगत विदेश की विध्वंसक परिस्थिति के साथ ही समाज के लुम्पेन, कायर एवं मतलब परस चरित्र को भी उजागर किया गया है। कहानी में ये सब मुगल सराय स्टेशन पर घटता है, जहाँ एक लुम्पेन पगली सी स्त्री का खुलेआम दैहिक शोषण करता है।
लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं करता। भीरुता के इस प्रवाह में सबका चरित्र एक सा है। अचानक लोगों की चालें तेज हो गई हैं। जल्दी घर पहुंचने वाला रास्ता आतताई राह में बदल गया है। ऊंची हील की सैंडल पहनी लड़कियां, औरतों के पैर तेजी से चलने में मुड़ मुड़ जाते हैं। लोग अपने बच्चों को घसीटने लगे हैं। एकमात्र शिरीष प्रतिरोध करता है और पीटा जाता है। इलाहाबाद में शिरीष का गहन रागात्मक प्रेम रजनीगंधा के साथ रूपाकार लेता है। इस प्रेम में युवा दिनों का रोमान है। इस रोमान को सुंदर बिंबों में पिरोया गया है। लड़के ने अपने हाथ पर चढ़े हुए लड़की के हाथ को देखा। ये भाभी के हाथ नहीं थे, फिर भी थामने का सजदा इनमें मौजूद था। लग रहा या नहीं कि लहरों पर चांदनी मचल रही है, लेकिन आवेग से सरोबार ये रोमान जातिवाद टकराहट के साथ बनते बिगड़ते मनोभाव के कारण स्थगित सा हो जाता है। बिहार में फिर से नरसंहार होता है। तब शिरीष वापस उसी मनोदशा में चला जाता है तथा अपने निजपन से भागने लगता है। कहानीकार ने इस बेचैन मनोदशा को बहुत अच्छे से पकड़ा है। शिरीष अब भीड़ के बीच जाता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए दिन भर घूम घूम कर भीड़ तलाशता। इसी मनोदशा में वो रजनीगंधा से कतराने लगता है, अपना ठिकाना बदल लेता है। रजनीगंधा के जीवन में आए इस वैक्यूम को चैंपियन लपक लेता है। पायरेटेड सीडी का धंधा करने वाला चैंपियन बड़े ही शातिराना ढंग से रजनीगंधा को ट्रैप करता है, देह संबंध बनाता है, सीडी को प्रसारित करता है। उसकी परिणति ये होती है कि रजनीगंधा के परिवार को इलाहाबाद छोड़ना पड़ता है। रजनीगंधा के शिरीष के प्रेम से लेकर चैंपियन के ट्रैप में आने की परिघटना को कहानीकार ने यथार्थ ढंग से रचा है। इस रचाव में प्रेम, आवेग, अकेलापन एवं ट्रैप का जटिल अंतर्संबंध है। बावजूद इन सबके प्रेम मरता नहीं। एक लंबे जद्दोजहद के बाद शिरीष को पुनः रजनीगंधा मुंबई में भोजपुरी फिल्म स्टार के रूप में मिलती है। वे साथ रहते हैं। रजनीगंधा फिल्म इंडस्ट्री में शिरीष के लिए लेखक के रूप में काम की तलाश में मदद भी करती है। इसी प्रक्रिया में जब रजनीगंधा अपने एवं शिरीष की जिंदगी की कहानी को फिल्म के लिए शिरीष के नाम से प्रस्तावित करती है तो शिरीष संशयग्रस्त हो जाता है। इस कहानी पर प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहता था और इस कहानी से बतौर राइटर मेरी पहचान बनने वाली थी। वो अपने प्रेमी की मदद करना चाहती थी या फिर वो भी इस घटना को बेचकर आगे बढ़ जाना चाहती थी। ये संशय इस कथा की विडंबनात्मक परिणति है। घर पारिवारिक विघटन एवं परिवार के तलाश की द्वंद्व की कहानी है। कहानी में नायक को प्रेम की उष्मा से भरे परिवार की तलाश है तो भाई भाभी एवं अन्य कुटुंब लालसा एवं अहंकार इसे मिटा देना चाहते थे। पिता की मृत्यु के बाद प्रेममणि के भैया को कंपनसेशन के आधार पर नौकरी मिलती है, पर वे पत्नी सहित इसे अपना अर्जित समझते हैं, एहसान जताते हैं और अंततः पढ़ाई का खर्च देने से इनकार करते हुए घर से धकेल देते हैं। प्रेम विवाह के कारण पत्नी के परिवार वालों ने संबंध विच्छेद कर लिया है। प्रेममणि परिवार से संबंध बनाना चाहता है पर परिवार उपेक्षा करता है। मैं कहना चाहता था कि मैं एक बार अपने अतीत को जीना चाहता हूँ, लेकिन वे मुझसे बात करने से बचने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं उनके साथ रहूँगा तो लखनऊ वाली ज़मीन के लिए हिस्से की बात करूँगा, जिसकी कीमत 2 लाख के हिसाब से सालाना बढ़ रही थी। लेकिन इन सबसे प्रेममणि के अंदर तिक्तता का भाव नहीं आता। दरअसल इस भौतिकवादी मूल्य दृष्टि के प्रतिरोध और आत्मीयता की तलाश की कहानी है। आगे जब नौकरी लगने के बाद पत्नी जयंती का परिवार संपर्क करता है तो अतीत की उपेक्षा को भुलाकर प्रेममणि उत्साहित हो जाता है। इस संग्रह में जिस कहानी की भाव संरचना पूरी तरह मुकम्मल है, जीवन के यथार्थ को परोसने में परसेप्शन, कयास, रोमान, आदर्श आदि का घालमेल नहीं हुआ है, वो है चादर। मध्यम वर्गीय अभावग्रस्त दाम्पत्य जीवन की एक झलक पेश करती ये बेहतरीन कहानी है। साधनहीनता की बेबसी के बावजूद दंपत्ति के बीच कोई टकराव नहीं, पर यह बेबसी बड़ी ही मार्मिक है। ये एक ऐसे वकील की कहानी है जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, चाहत रोमानी, पर आधार लचर है। शादी की सालगिरह पर पत्नी को भेंट देना चाहता है,
मॉल के चक्कर लगाता है, सेल्स गर्ल से जूझता है, सामान चुनता है और फिर वापस रख देता है। इस तरह वो पत्नी के लिए गिफ्ट के रूप में लिपस्टिक, बुके, चादर के लिए बारी बारी मचलता है और फिर जेब का हिसाब करने के बाद वापस कर देता है। जब वो लिपस्टिक लौटाता है तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए मार्मिक तर्क गढ़ता है। गिफ्ट तो वो देता है जिसे अपने प्यार का सबूत देना होता है। वो तो माधवी को ऐसे भी बहुत प्यार करता है। अंततः जब वो पनीर और मशरूम लेकर लौट रहा होता है और पत्नी का मैसेज आता है, सब्जी मत लाना, आज बाहर ही खाने चलेंगे। इस पर उसकी बेबसी चरम पर पहुंच जाती है। उसे इच्छा हुई कि लेबर चौराहे के बीच अपने हाथ में लिए झोले और पन्नियों के साथ बैठ जाए और चिल्लाकर कह दे कि वो एक अच्छे दिन पर भी अपनी प्यारी पत्नी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। घर पहुंचकर स्वास्थ्य का बहाना बनाकर बाहर जाने से बचता है। ठीक बीच में नदी आ गई। शीर्षक कहानी अंतहीन भौतिक लालसा से भरी दुनिया में पर्यावरण के विनाश की कहानी है। इस लालसा के घटाटोप की परिणति में एक पोएटिक जस्टिस भी यहाँ है। राम खिलावन उर्फ आर के जब ऐश्वर्य की सभी सुविधा जुटा लेता है तब भोग पाने में असमर्थ हो जाता है। कहानी में इसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ताम झाम वाले स्विमिंग पूल को बनवा तो लेता है पर तैरना भूल जाता है। इसे पुनः पाने के लिए गांव का रुख करता है पर पाता है कि नदी सूख चुकी है। जहां नदी थी वहां पुल तो बन चुका है पर पुल के नीचे नदी नहीं, नदी की आकृति बह रही है। कृत्रिमता के प्रसार तथा पर्यावरण एवं मानवीयता के लोभ को कहानी व्यंजक के रूप से अभिव्यक्त करती है। तारीख प्रेम दाम्पत्य के त्रिकोण की अपराध कथा जैसी कहानी है। कहानी में हेमंत बाबू रिटायरमेंट के बाद पूर्व प्रेमिका अनन्या से मिलने की योजना बनाते हैं। पूरी योजना में उनकी पत्नी आवाजाही करती रहती है, लेकिन इन वक्त पर जब प्रेमिका आती है, पत्नी पति की हत्या कर देती है। विषय के अनुरूप कहानी में घटना का निर्वाह ठीक है। सरस्वती घाट में प्रेम विरोधी समाज का अक्स है, जिसमें नायक की जिंदगी दुस्वप्नों से भर जाती है। प्रेमिका प्रेमी को इससे बाहर निकालना चाहती है, पर प्रेम एवं मनुष्यता विरोधी शक्तियां भारी पड़ती हैं और नायक के दुस्वप्न का अंत नहीं होता। शेषनाथ पांडे अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसी दुनिया तलाश रहे हैं जहां फरेब एवं मतलब परस्ती घर ना हो, जहां भौतिकता की अंधी और बेलगाम दौड़ ना हो। ठीक बीच में नदी आ गई। प्रेम पर बंदिशें ना हो, सरस्वती घाट। जहां जाति वर्ग की नफरत ना हो, इलाहाबाद भी। प्रेम में झांसा और व्यापार ना हो, इलाहाबाद भी। प्रेम में झांसा और व्यापार ना हो। विडंबना ये है कि हमारा वर्तमान इन सबसे घिरा हुआ है, फिर भी वे एक सुंदर घर बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, भले ही उनका निज तिरोहित हो जाए। थैंक यू सो मच।